हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। अच्छा, बोर्ड एग्जाम चालू हो गए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके बोर्ड्स भी अच्छे जा रहे होंगे, है ना? देखो, आज हम ना एक छोटी सी वीडियो लेके आए आपके लिए, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका 8 मार्क्स का आने वाला है और बहुत ज्यादा जो आपके लिए एक डर सा बना हुआ है ना, इसको खत्म करने वाले हैं। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है हम लोगों की, वो प्रॉब्लम क्या है कि सर हमें इसका फॉर्मेट ही समझ नहीं आ रहा। फॉर्मेट अगर हम देखने जाए, देखना है यहाँ पे, ये यहां शुरू हुआ सर, और यहां से चलता ही चला गया यहां तक, है ना? ऑलमोस्ट 2 पेज का फॉर्मेट। और अगर मैं आपको कहूं, आधे बच्चों ने बोल भी दिया होगा कि सर ये यहां से शुरू नहीं है, ये वर्किंग नोट लिखा और ये पहले भी कुछ करना पड़ता है ना? तो इस फॉर्मेट को आज हम समझने वाले। अगले 10 मिनट बिल्कुल शांति से बस यहां देखना, आपको पूरा फॉर्मेट आज क्लियर होने वाला है। ठीक है? देखो, जब हम कैश फ्लो की शुरुआत करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और सर मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उस आफ्टर से बिफोर पे कैसे आना है? आपने जब पढ़ा तो आपने उस लाइन को रटना शुरू कर दिया। प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे। अब देखो, इसको सिंपल तरीका समझना है, इसे समझने का। सर कुछ याद नहीं करना। अगर अकाउंट्स में याद करना पड़ रहा है तो सर गलत जगह है आप। देखो, अब मान लो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये वो प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है? मान लो आप एक कंपनी हो, आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया, आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब दोस्तों सोच के देखो, इस प्रॉफिट का आप क्या करोगे? सर इस प्रॉफिट में से सरकार को टैक्स दे देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जब टैक्स दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे देखेंगे, है ना? और क्या करेंगे सर इस प्रॉफिट में से? सर प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, फ्यूचर में काम आएगा, है ना? बिल्कुल ठीक। पैसा दे दिया तो ये भी प्रॉफिट को कम करेगा, माइनस कर दो, यानी प्रॉफिट में से निकाल दिया इतना हिस्सा। अब और क्या करोगे? सर डिविडेंड देना है। बिल्कुल ठीक। और डिविडेंड देते हैं हम दो लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इसने भी प्रॉफिट को कम किया, हमने इसे भी क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सर साल के बीच में हमने इंटरिम डिविडेंड दिया होगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? कंपनी को लगता है जी इस बार बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, तो अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए साल के बीच में ही प्रॉफिट दे देती है। तो वो जाएगा तो डिविडेंड बांट देती है, प्रॉफिट में से ही जाएगा। इंटरिम डिविडेंड भी आपने माइनस किया होगा। सर हमारे साथ क्या हुआ था ना, हमारी एक बिल्डिंग थी, वो गलती से एक अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग गिर गई, लॉस हो गया। ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब इस तरह का हमारा कोई लॉस हुआ था। तो सर इसे भी अब प्रॉफिट में से जितना हो सके उतना खत्म करके माइनस कर देते हैं। आपने ये सब किया प्रॉफिट होने के बाद। सर सोच के देखो, क्या इनमें से कोई भी ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट होने से पहले हो सकता है? प्रॉफिट होने से पहले ये डिविडेंड नहीं जा सकता, इंटरिम जा सकता, ऑल्दो जब आपको लग रहा अच्छा प्रॉफिट है। प्रॉफिट होने से पहले टैक्स नहीं जाएगा, प्रॉफिट होने से पहले रिजर्व में पैसा नहीं जाएगा, और प्रॉफिट होने से पहले ये वाला लॉस खत्म नहीं होगा। अब इसके बाद आपने देखा, ओहो सरकार को टैक्स तो ज्यादा दे दिया, वापस ले लो जी, रिफंड ऑफ टैक्स। तो ये आपने प्रॉफिट में प्लस कर दिया। ठीक है? और आपने देखा कि सर ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ था, ये जो बिल्डिंग गिरी थी, इसका तो हमारे पास इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस हमें मिल गया, तो आपने इसे प्लस कर दिया। समझ आया? प्रॉफिट होने के बाद ये सारी चीजें आपने उसमें से माइनस करी और ये प्लस करा। सर इनमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो प्रॉफिट होने से पहले हो जाए, सब प्रॉफिट होने के बाद होंगे। सोच के देखो, रटना कुछ नहीं है सर, समझो बस। ट्रांसफर करना है रिजर्व में, प्रॉफिट के बाद करोगे। डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट के बाद। कोई लॉस सेटल करना है, प्रॉफिट के बाद। टैक्स देना है, प्रॉफिट के बाद। रिफंड ऑफ टैक्स मिला, प्लस कर लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इंश्योरेंस था, प्लस कर दिया। ये सब करने के बाद सर आप आते हो कहां पर? यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप यहां पर पहुंचते हो। अब सोच के देखो सर, यहां से वापस जाना है,
यहां से हमें वापस जाना है किस पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे। क्या करें, ये जितने भी आइटम माइनस करे थे इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। जितने भी आइटम प्लस किए थे उन्हें क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर आप वो फॉर्मेट देखोगे जहां पर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे हो, आपने वहां पर क्या ऐड करा है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, और माइनस क्या करा है, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो पहला पार्ट जी सर यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर हम पहुंच गए। अब इसके बाद ऑपरेटिंग का पार्ट करना है। सर ऑपरेटिंग करने से पहले देखो पूरा साल निकल गया, एग्जाम आने वाला है, तो उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा बहुत फॉर्मेट तो आपको आता होगा, और अगर नहीं भी आता तो ऑपरेटिंग को पहले छोड़ दो, पहले आ जाओ यहां फाइनेंसिंग पे सीधा सीधा। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं। देखो सर कैश फ्लो में आपको पता है हमने अपनी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब जो मेरा बिजनेस का पार्ट है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वेस्टिंग मतलब जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, शेयर्स डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फाइनेंसिंग का मतलब कहां से मैं अपने बिजनेस में पैसा ला रहा हूँ और कब मैं उन्हें रीपे कर रहा हूँ। तो सर पहले फाइनेंसिंग की बात करते हैं। फाइनेंसिंग में सोचो आप अपने बिजनेस में पैसा कैसे ला सकते हो। देखो सर बिजनेस में पैसा लाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक होता है ओनर खुद पैसा ले आए, एक होता है आप डेट ले लो, है ना, या तो पैसा आप खुद लेके आ जाओ या आप उधार ले लो, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। ओनर जो पैसा लाता है उसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। डेट जो होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। लोन कहां से ले सकते हैं सर, बैंक से ले सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके ले सकते हैं, है ना, और क्या ले सकते हैं सर, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो ये सारे तरीके लोन के। आप सोचो बिजनेस में अगर पैसा आएगा यानी शेयर क्या करे होंगे, इशू करे होंगे, प्रेफरेंस शेयर क्या करे होंगे, इशू करे होंगे, और ये सारे लोन क्या लिए होंगे, आपने लिए होंगे, तभी बिजनेस में पैसा आया, तो आपने इन्हें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, है ना। अब सोचो सर अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपने शेयर्स इशू करे तो उस पर क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, तो इन्हें आप माइनस करोगे, है ना। अच्छा अगर आप इनकी रीपेमेंट करते हो, प्रेफरेंस शेयर की रीपेमेंट करते हो, उसे हम क्या क्या नाम देते हैं, रिडम्पशन। ये लोन वापस करते हो तो हम इन्हें क्या नाम देंगे, या तो रीपेमेंट नाम देते हैं या फिर रिडम्पशन नाम देते हैं। तो इन्हें भी आप क्या करोगे, माइनस। हो गया सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब अगर इन्हें इशू करके पैसा आता है तो प्लस कर दो, इनसे पैसा जा रहा है तो माइनस। इनके बाहर कोई और आइटम नहीं आना, पैसे लाने के यही सोर्स है। अब देखो अपने फॉर्मेट को एक बार क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर इशू करके पैसा आ गया। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई उधार लेके पैसा आया। प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। अब पेमेंट क्या क्या करी, पैसा तो सिर्फ इतना ही आएगा, पेमेंट क्या हो सकती है, डिविडेंड पे करा, इंटरिम डिविडेंड पे करा, इंटरेस्ट पे करा, लोन रीपे करे, डिवेंचर का पैसा वापस करा, खत्म। फाइनेंसिंग यहां पर खत्म हो गया आपका। अब आते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। किस पे आएंगे, इन्वेस्टिंग पे। देखो सर इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एक बिजनेस कहां पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो अपने एसेट्स पर इन्वेस्ट करेगा। बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड खरीदना है, मशीन खरीदनी है, इन चीजों पे पैसा लगाएगा। यानी इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। पेटेंट खरीद रहा है, गुडविल खरीद रहा है, कॉपीराइट खरीद रहा है ना। और कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे, इन पे, जिसको हम इन्वेस्टमेंट नाम दे रहे हैं। तो सर इनमें जब इन्वेस्ट करोगे, जब पैसा इन्हें क्या करोगे, परचेज करोगे, तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, तो माइनस। इन्हें अगर सेल कर दोगे तो पैसा आएगा, प्लस। और सर ये खरीदे तो इस पे कुछ इनकम भी आएगी, वो इनकम क्या हो सकती है, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उसे भी क्या कर दोगे, इन सबको भी प्लस। देखो फॉर्मेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं तो ध्यान रखना करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, करंट इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल,
और कहां से पैसा है, इंटरेस्ट और डिविडेंड आ गया, रेंट आ गया। पेमेंट किसके लिए करी होगी, परचेज के लिए, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल, खत्म। यहां पर आकर आपका इन्वेस्टिंग भी हो गया खत्म। समझ आया सर? ये दो पार्ट क्लियर है। अब आते हैं ऑपरेटिंग पे, जो सबसे बड़ा फॉर्मेट और जिसे देख के सबसे ज्यादा आप डरे हुए हो। देखो सर, ऑपरेटिंग में अगर आप यहां देखते हो, ये रहा आपका फॉर्मेट, ये हम पहले निकालना सीख चुके हैं। अब यहां लिखा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या है सर? कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसी इनकम जो नॉन कैश थी, यानी पैसा नहीं गया, खर्चा था पर पैसा नहीं गया। ऐसा कौन सा खर्चा होता है सर? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने इंटरेस्ट पे करा, तो इंटरेस्ट तो तब दिया ना जब मैं लोन लाया। क्या लोन लेना मेरे बिजनेस का काम है? नहीं है। ठीक है, रेंट आया मेरा, तो क्या रेंट आना मेरा बिजनेस का काम है? नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। अब यहां पर सर ऐड क्या करा है, सोचो। वो खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है, इसने मेरे प्रॉफिट को कम करा, तो मुझे ऐड बैक करके प्रॉफिट वापस बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगा सर? और वो खर्चे क्या थे, सोचो। डेप्रीशिएशन। अब एसेट की वैल्यू जब कम होती है टेंजिबल की, तो डेप कहते हैं, इनटेंजिबल की कम होती है तो अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज। और सर वो जो फाइनेंसिंग में जितना भी इंटरेस्ट पे करके आए हो ना, यहाँ ऐड कर दो, क्योंकि वो खर्चा तो था पर हमारा ऑपरेटिंग नहीं था। देखना क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अंडरराइटर कमीशन। अब ये क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचा लॉस हो गया, तो सर ये भी हमारा ऑपरेटिंग पार्ट नहीं है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, खत्म। आइटम क्या माइनस करने हैं सर? सिंपल समझो, बिजनेस पैसा कहां से कमाता है? बिजनेस की सर जो इनकम है, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं इनकम को। एक तो सर सेल्स, एक अदर। सर मेन ऑपरेटिंग काम क्या है? उसे बेचकर जो पैसा आया वो सेल्स है, उसके अलावा कहीं से भी पैसा आया वो अदर इनकम है। और सेल के अलावा बाकी कोई भी इनकम है उसको यहां पे माइनस कर दो। इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रेंटल मिला, प्रॉफिट हुआ एसेट को बेचकर, डाउटफुल डेट कम हो गया, सब क्या कर दिए? माइनस कर दिए। समझ आया सर? तो आपका निकल कर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद अगली एडजस्टमेंट जो अगेन हमें थोड़ा दुखी करती है, वो क्या है? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इसी से दुखी है। देखो सर, इसके लिए दो चीजें समझो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। सर करंट एसेट से मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं आपको, अब हिंदी अगर मैंने गलत लिखी है तो देख लेना। फायदा कब होगा और नुकसान कब होगा? सर करंट एसेट से फायदा कब होता है? जब इसकी वैल्यू बढ़ जाए। करंट लाइबिलिटी से फायदा कब होगा? जब इसकी वैल्यू कम हो जाए। करंट एसेट से नुकसान कब होगा? जब इसकी वैल्यू कम हो जाए। करंट लाइबिलिटी से नुकसान कब होगा? जब इसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर ये फायदा है तो इसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है, माइनस करके वापस कम कर दो। तो लाइन क्या बनी देखो, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसे माइनस करके कम करना है, देखो यहां पे हमने माइनस करा है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसके बाद नुकसान कब होता है सर? जब करंट एसेट की वैल्यू कम हो, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इससे नुकसान हुआ था तो वापस ऐड करके प्रॉफिट बढ़ा दो। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। रटने की जरूरत ही नहीं है सर, बस लॉजिक समझो। क्लियर है ये चीज? आपको क्या याद रखना है? करंट एसेट और लाइबिलिटी से अगर फायदा है तो माइनस, नुकसान था तो प्लस। अब इसके अंदर इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसे ऐड करा, आपका निकल कर आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद सर जो इनकम टैक्स पे किया उसे क्या कर दोगे? माइनस। पर ये नेट ऑफ टैक्स रिफंड क्या है? इसका मतलब है आपने टैक्स भरा, आप क्वेश्चन में कहा इनकम टैक्स पेड 10,000, रिफंड ऑफ टैक्स 2,000, तो रिफंड आ गया ना 2,000, एक्चुअल में कितना पे हुआ? सिर्फ 8,000, तो रिफंड को माइनस कर देना। ये निकल कर आया कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद वो जो ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने माइनस और प्लस किया था, उसे आप सीक्वेंस में करेंगे। मतलब अगर कोई इंश्योरेंस मिला तो प्लस, कोई लॉस है तो माइनस। आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ पर आकर तीनों फॉर्मेट अपने समझ लिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? अब देखो लास्ट पार्ट। सर आपने ऑपरेटिंग का आंसर निकाल लिया, फाइनेंसिंग का आंसर निकाल लिया, इन्वेस्टिंग का भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में पता कैसे चले कि हमने सही करा है या गलत करा है? देखो, उसे पता करने का सिंपल तरीका सर ये रहा। आप जब तीनों के आंसर निकाल लोगे तो तीनों आंसर्स को करोगे ऐड, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का। अगर आंसर आता है पॉजिटिव तो आप लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पर। अगर आंसर आता है नेगेटिव तो आप लिखोगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पर। फिर इसमें आपको क्या ऐड कर देना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन दोनों को ऐड करो। मान लो ये 100 आया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया 200, तो ये टोटल हो गया 300। ये 300 इक्वल आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपने कुछ गलती करी है, अपने आंसर्स को चेक कर लो। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। ठीक है? तब तक जय हिंद, जय भारत।